जरा सोचिए, वो सुबह आपके लिए कैसी होगी जब आप अपने आंखों के सामने कुत्ते के झुंड को बेरहमी से एक लाश को नोचते हुए देखें। 9 जून 2024 की सुबह कुछ ऐसा ही बेंगलुरु के कामाक्षी पल्ल्या के एक अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड के साथ हुआ। कोई और होता तो शायद वो सन्न रह जाता, लेकिन उसने तुरंत कुत्तों को भगाया और पुलिस को सूचना दी। ये शव किसी साधारण मौत की कहानी नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसे रहस्य का पर्दा उठाने वाली थी जिसमें कि एक सुपरस्टार का नाम भी शामिल था। क्या वाकई वो अभिनेता जो पर्दे पर हमेशा हीरो बनता है, असल जिंदगी में इतना निर्दयी हो सकता है? क्या होता है जब एक साधारण आदमी का जीवन कुछ गलत निर्णय के कारण एक मौत के जाल में फंस जाता है? रेणुका स्वामी की कहानी एक ऐसी कहानी है जो कि सुनने में किसी आम इंसान की ही लगती है, लेकिन उसमें एक ऐसे भयानक अंत की छिपी हुई बुनावट है जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी। बात है 9 जून की। सुबह मगदी रोड के पास सुमनहल्ली के नाले के पास एक अनजान शव मिला। उस शव पर कई चोटें थी। पास में रहने वाले एक अपार्टमेंट के सुरक्षा गार्ड ने देखा कि कुछ जंगली कुत्ते शव को नोचने की कोशिश कर रहे थे। गार्ड ने साहस दिखाते हुए कुत्तों को भगा दिया और फिर इस भयानक घटना के बारे में पुलिस को बताया। जब पुलिस आई तो शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस को उम्मीद थी कि इससे घटना की कुछ और गहराई से जानकारी मिलेगी। अनजान शव के शरीर पर चोटों के इतने गहरे निशान थे कि यह स्पष्ट था कि उसकी मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी, ये एक सोची समझी क्रूर हत्या थी। अनजान शव की मौत एक अनसुलझी पहेली बन चुकी थी, एक ऐसी पहेली जिसने बेंगलुरु की सड़कों पर खून और आंसुओं की कहानी लिखी थी। पुलिस तुरंत जांच शुरू करती है। पुलिस पहले आसपास के पुलिस स्टेशंस में गुमशुदगी की रिपोर्ट्स को चेक करती है। इसी प्रोसेस में एक सुराग मिलता है। पुलिस को पता चलता है कि पास के एरिया में एक पुलिस स्टेशन में 33 साल के शख्स के गुमशुदगी की रिपोर्ट उसकी मां ने दर्ज कराई है, जिसमें कि उनका बेटा शनिवार 8 जून से गायब है और उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। अब बात आती है, क्या ये लाश उसी शख्स की हो सकती है जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पास के पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई थी? पुलिस मृतक की मां को हॉस्पिटल ले जाती है। लाश पर बचे कुछ कपड़ों की निशानियां देखकर मां का दिल दहल जाता है, क्योंकि यह लाश उसके अपने बेटे रेणुका स्वामी की ही थी। लेकिन सवाल अभी भी अनसुलझा था, रेणुका की मौत कैसे हुई? सबको इंतजार था तो बस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। रिपोर्ट आई और उसके साथ हुआ एक खौफनाक खुलासा। रेणुका की मौत किसी साधारण हादसे में नहीं हुई थी, बल्कि उसे पीट पीट कर मार दिया गया था। उसके शरीर पर अनगिनत घाव थे, जबड़ा तोड़ दिया गया था, जबान कट गई थी, यहाँ तक कि रेणुका के अंडकोश फट गए थे और रेणुका का एक कान भी गायब हो गया था। लेकिन सवाल अब और भी गहरा हो जाता है कि आखिर वो कौन था जिसने रेणुका को इतनी बेरहमी से मार दिया? क्या इसके पीछे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थी या फिर कुछ और? जैसे जैसे पुलिस जांच आगे बढ़ाती है, इस मर्डर मिस्ट्री के तार एक ऐसे शख्स से जुड़ने लगते हैं जिसने पूरे कर्नाटका को हिला दिया। एक ऐसा नाम जिसने लोगों की रातों की नींद ही उड़ा दी थी। कौन था वो और क्यों उसने रेणुका स्वामी की हत्या करी? अनुमान लगाया जा रहा था कि मौत का कारण सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि शायद एक संगठित साजिश भी हो सकती है। लेकिन क्या पुलिस इस गुत्थी को सुलझा पाएगी? कौन था वो जिसने रेणुका स्वामी को अपना शिकार बनाया था? 10 जून की शाम को केस में एक नया मोड़ तब आया जब 4 युवकों राघवेंद्र, कार्तिक, निखिल नायक और केशव मूर्ति ने कामाक्षी पाल्या पुलिस स्टेशन में जाकर खुद को सरेंडर किया और कहते हैं कि उन्होंने पैसों के झगड़े के कारण रेणुका स्वामी की हत्या करी। पुलिस को यह बात पच नहीं रही थी कि आखिर ये 4 लड़के खुद सरेंडर क्यों कर रहे हैं। अब तक अभी हमें इस केस से जुड़ा कोई भी सबूत नहीं मिला है। इसके बाद पुलिस ने 4 लड़कों से अलग अलग पूछताछ करी। तब पता चला 4 लड़के अलग अलग जानकारी दे रहे थे, यानी कि रेणुका स्वामी का मर्डर इन लड़कों ने नहीं किया था। तो आखिर क्यों ये लड़के खुद को सरेंडर कर रहे थे? कई दिनों की छानबीन करने के बाद इस केस में एक और शख्स का नाम शामिल होता है, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि दर्शन है, जो कि कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के एक प्रसिद्ध अभिनेता है जिनका असली नाम हेमंत कुमार है और इनका जन्म 16 फरवरी 1977 को हुआ था। इनकी कई हिट फिल्में हैं जिनमें करिया, गज, नवग्रह और यजमान शामिल है। जब इस केस में दर्शन का नाम आया तब पूछताछ में खुलासा हुआ कि दीपक नाम के एक व्यक्ति ने दर्शन को बचाने की योजना बनाई थी। उसने 4 आरोपियों निखिल,
कार्तिक, राघवेंद्र और केशव मूर्ति को 5-5 लाख रुपए देने की पेशकश करी ताकि वो दर्शन का नाम ना ले और खुद इस अपराध की जिम्मेदारी ले लें। राघवेंद्र के अनुसार निखिल और केशव को पहले ही पैसे मिल चुके थे, जबकि कार्तिक और राघवेंद्र के परिवारों को बाद में पैसे देने का वादा किया गया। इस नए खुलासे ने मामले को और भी पेचीदा बना दिया और पुलिस के लिए दर्शन की भूमिका की गहराई से जांच करना अनिवार्य हो गया, क्योंकि रेणुका स्वामी की मौत का पूरा रहस्य अब दर्शन के जरिए ही खुल सकता था। जब पुलिस ने इन मामले में सबूतों को इकट्ठा करने के लिए एफएसएल यानी कि फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की टीम को घटना स्थल पर भेजा, तब टीम ने सीसीटीवी फुटेज और कई इंपॉर्टेंट एविडेंसेस को कलेक्ट किया, जिनमें कि अपराध के कुछ पल कैद थे। पुलिस ने सभी के फोन की कॉल डिटेल्स को निकलवाया, जिससे कि आरोपियों के बीच हुई बातचीत का पता लगाया जा सके। मंगलवार 11 जून को पुलिस ने सबूतों के आधार पर कन्नड़ा फिल्म अभिनेता दर्शन युगदीपा को रेणुका स्वामी हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया। दर्शन को मैसूर के एक होटल के पास एक जिम में पकड़ा गया, जहां पर वो रह रहा था। गिरफ्तारी के बाद उसे पूछताछ के लिए बेंगलुरु ले जाया गया। पुलिस ने इस मामले में एक मालवाहक वाहन और एक एसयूवी भी बरामद करी, जिनका उपयोग आरोपियों ने कथित रूप से रेणुका स्वामी के शव को ले जाने के लिए किया था। इन वाहनों में उंगलियों के निशान और डीएनए जैसे सबूतों की जांच करी जा रही थी, ताकि आरोपियों को अपराध से जोड़ा जा सके। पुलिस ने इसके बाद एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करी कि अभिनेता दर्शन, उनकी प्रेमिका पवित्रा गौड़ा और 11 अन्य लोगों को हत्या और सबूत नष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 16 जून को सभी संदिग्धों को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने पुलिस हिरासत को 5 दिनों के लिए बढ़ा दिया, ताकि पुलिस पूछताछ को जारी रख सके और अतिरिक्त सबूत को एकत्रित कर सके। 22 जून को दर्शन युगदीपा को परपन्ना अग्रहारा जेल में कैदी नंबर 6106 के रूप में दर्ज कर दिया गया। साथ ही रेणुका स्वामी की हत्या के अन्य संदिग्धों धनराज को 6107, वनय को 6108 और प्रदोष को 6109 के रूप में पंजीकृत किया गया। शुरू में दर्शन और अन्य आरोपियों को जेल में एक सुरक्षित कमरे में रखा गया, लेकिन बाद में उन्हें जेल अस्पताल में स्थानांतरित किया गया और अंत में सामान्य कैदियों के कमरे में भेज दिया गया। जेल में रहने के दौरान दर्शन को दस्त और वजन कम होने की समस्या का सामना करना पड़ा और एक बार वो तो बेहोश भी हो गए थे। 3 सितंबर 2024 को पुलिस ने दर्शन, पवित्रा गौड़ा और अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर करी। 8 सितंबर को दर्शन ने रेणुका स्वामी पर हमला करने की बात को स्वीकार किया। इस बीच 25 अगस्त को दर्शन की जेल में ली गई एक तस्वीर के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद 9 जेल अधिकारियों को अपने पदों से हटा दिया गया। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार रक्षित गौड़ा, जो कि इस मामले की रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन पर जून में 4 अज्ञात लोगों ने हमला किया। इसके अलावा पुलिस एक विशेष टीम द्वारा इस बात की जांच भी कर रही थी कि क्या रेणुका स्वामी किसी साइबर हमले का शिकार हुए थे या उन्हें गौड़ा को संदेश भेजने के लिए मजबूर किया गया था। जांच में यह भी सामने आया कि दर्शन के फार्म हाउस के मैनेजर ने अप्रैल में आत्महत्या कर ली थी। पुलिस की जांच में यह सामने आया कि चित्रदुर्ग का एक छोटा सा गांव, जहां रेणुका स्वामी अपने माता पिता का एकमात्र सहारा था, उसका जीवन सादगी और शांति से भरा हुआ था। उसकी दुनिया सामान्य थी। उसकी पत्नी अपने पहले बच्चे की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन किस्मत ने उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लाया जो उसके लिए सबसे घातक साबित हुआ। कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा के सोशल मीडिया पोस्ट पर रेणुका स्वामी ने आपत्तिजनक टिप्पणियां करनी शुरू कर दी। ये टिप्पणियां पवित्रा के लिए न केवल व्यक्तिगत थी, बल्कि उसकी भावनाओं को भी ठेस पहुंचाने वाली थी। रेणुका स्वामी ने अपनी पहचान छुपाने के लिए एक फेक आईडी बनाई और उसे लगातार जारी रखा। समय के साथ ये विवाद और गहराता गया। जैसे जैसे विवाद बढ़ता गया, पवित्रा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, वक्त जवाब देगा, बस देखते जाओ। इस घटना ने पवित्रा को इतना प्रभावित किया कि उसने अपने करीबी दोस्त सुपरस्टार दर्शन से मदद मांगी। दर्शन ने अपने करीबी सहयोगियों को इस मामले में शामिल किया और यहीं से एक खतरनाक बदले की साजिश शुरू हो गई। दर्शन ने अपने फैन क्लब के प्रेसिडेंट राघवेंद्र को आदेश दिया कि वो रेणुका स्वामी को ढूंढ कर उसके पास लाए। ये योजना एक खतरनाक साजिश का हिस्सा थी, जैसा कि पूरी तरह अंजाम देने की तैयारी हो ही चुकी थी। 7 जून की रात रेणुका स्वामी की जिंदगी में एक भयावह मोड़ लेकर आई। ये रात उसकी आखिरी रात साबित हुई। रघु और दर्शन के करीबी साथी, जो लगातार रेणुका स्वामी का पीछा कर रहे थे, उसे एक सुनसान इलाके में ले आए। एक शेड में उसे जबरन घसीट कर ले जाया गया। शेड में जो अत्याचार शुरू हुआ, वो क्रूरता की हर सीमा को पार कर गया। रेणुका स्वामी पर न केवल शारीरिक हमले हुए, बल्कि उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से भी पूरी तरीके से तोड़ दिया गया।
उसे बिजली के झटके दिए गए और लगातार हिंसा का शिकार बनाया गया, जिससे कि उसकी आत्मा तक हिल गई। उसकी चीखें सुनसान शेड में गूंजती रहीं और धीरे धीरे उसकी आखिरी सांसें शांत हो गई। इस घटना ने कन्नड़ा और तेलुगु सिनेमा जगत को झकझोर कर रख दिया। कई सितारों ने अभिनेता दर्शन पर लगे आरोपों को लेकर अपनी अपनी राय भी रखी, जिसमें कुछ ने न्याय की मांग करी तो कुछ ने उनके समर्थन में आवाज उठाई। दर्शन के सह कलाकार जग्गेश और अक्षता ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर करी। चेतन कुमार ने कहा कि फिल्मों में मर्दानगी और हिंसा को बढ़ावा देने के कारण समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। राम्या ने भी रेणुका स्वामी के लिए न्याय की मांग करते हुए दर्शन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और उनके दोस्त सुदीप ने भी कहा कि मशहूर हस्तियों को भगवान की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। उपेंद्र ने पीड़ित परिवार के लिए न्याय की अपील करी। इस बीच भाजपा के पूर्व विधायक आर अशोक ने दर्शन की फिल्मों पर प्रतिबंध लगाने की मांग करी। हालांकि कई सितारे दर्शन के समर्थन में भी आए। संजना गलरानी, रचिता राम, अनुषा राय, कस्तूरी शंकर और नागा शौर्य ने दर्शन के साथ खड़े होने का फैसला किया। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने कहा कि जेल में दर्शन को कोई विशेष व्यवहार नहीं दिया गया। दर्शन के 15 वर्षीय बेटे विनेश और गौड़ा की बेटी खुशी को सोशल मीडिया पर आलोचनाओं और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, जिससे परिवार पर अतिरिक्त दबाव बढ़ गया। शिव कुमार, जिनका युगदीपा परिवार से पुराना रिश्ता है, वो रेणुका स्वामी के परिवार और दर्शन के बेटे विनेश के प्रति गहरी सहानुभूति जताए। इसके बाद 24 जून को विनोद प्रभाकर ने केंद्रीय जेल में दर्शन से मुलाकात करी और उनके दोस्त प्रेम तथा रक्षिता भी दर्शन का हालचाल लेने पहुंचे। 5 जुलाई 2024 को सुमलता अम्बरीश ने इस मामले पर आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि दर्शन उनके लिए बेटे जैसे थे। अंततः रेणुका स्वामी के माता पिता ने मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मौर्य से मुलाकात करके अपनी बहू को नौकरी देने की अपील करी, ताकि उनका परिवार इस कठिन समय में आर्थिक रूप से संभल सके। इस साजिश के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या जो हुआ वो सही था या फिर गलत था? कमेंट करके जरूर बताइए। वहीं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।